हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने डेटाबेस सिस्टम की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज हम उस सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पार्ट 2 और पार्ट 3 को पहले देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ आ सके। पार्ट 2 के अंदर हमने ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर को देखा था कि उसके 3 लेवल्स देखे थे। एक्सटर्नल लेवल होता है, इंटरनल और कंसेप्चुअल लेवल होता है। तो पार्ट 3 के अंदर हमने कंसेप्चुअल लेवल को स्टार्ट किया था। उसी कंसेप्चुअल लेवल को हम लेके आगे कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन को आगे लेके चल रहे हैं कि ईआर डायग्राम के अंदर क्या चीजें होती हैं और ईआर डायग्राम के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो कौन सी हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि एंटिटी क्या चीज होती है, एंटिटी टाइप क्या चीज होती है, इन दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन ये क्या चीजें होती हैं। एट्रीब्यूट्स और उसकी टाइप, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। रिलेशनशिप और रिलेशनशिप अकरेंस में क्या फर्क होता है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी, कार्डिनलिटी और रिलेशनशिप की क्या होती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में क्या फर्क होता है और कनेक्शन ट्रैप्स से क्या मुराद है। ये चीजें हम इस लेक्चर के अंदर सारी की सारी कवर करेंगे। तो इस वजह से आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से मेरी इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डिजिटल टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल के ऊपर आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंटिटी टाइप और उसके एट्रीब्यूट्स क्या चीज होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक केस स्टडी ली थी और उस केस स्टडी में से हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया था कि ये एंटिटीज होती है और एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होता है और इन्हीं चीजों को मिला के हम ERD यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। लेकिन वो जो एंटिटी होती है वो क्या चीज होती है, वो एक रिकॉर्ड जो होता है ना टेबल के अंदर। जब टेबल्स पढ़ेंगे हम तो टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल के अंदर आईडी है, नेम है, सिटी है और जेंडर है। ये 4 कॉलम्स है और इस टेबल के अंदर ये डाटा है। 5 स्टूडेंट्स का डाटा इस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो एंटिटी टाइप जो है ना, ये एंटिटी टाइप है जिसके अंदर ये 5 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है। इसमें एक स्टूडेंट का जो डाटा होगा वो एक एंटिटी कहलाएगा। ये दूसरे स्टूडेंट का डाटा एंटिटी अफरेंस भी कहते हैं और एंटिटी भी कहते हैं। सिंपल इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, इसको टपल भी कहते हैं। यानी कि डाटा जो टेबल की एक रो होती है उसको टपल भी बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, उसको एंटिटी भी बोलते हैं, उसको एंटिटी अफरेंस भी बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये इसी एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, 3 है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। यानी कि हर एक स्टूडेंट की आईडी होगी, नेम होगा, सिटी होगा और जेंडर होगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हर एक स्टूडेंट के लिए सेम है। तो यही कहा जा रहा है ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज which are identified by the enterprise as having an independent existence। तो अगर कोई और एंटिटी टाइप जो है वो एग्जिस्ट नहीं भी करती, फिर भी ये एंटिटीज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने केस स्टडी देखी थी उसमें अगर एंटिटी टाइप्स को देखा जाए तो प्रोग्राम है, कोर्स है, इंस्ट्रक्टर है। यानी कि इन चीजों के टेबल्स बनेंगे। वो जो टेबल्स बनेंगे, वो जो स्कीमा बनेगा, उसी को हम एंटिटी टाइप बोल रहे हैं। तो उसके अंदर फिर वैल्यूज आएंगी, वो जो वैल्यूज आएंगी, जो रिकॉर्ड्स होंगे, उनको हम एंटिटी बोलेंगे। तो हर एक टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो दूसरे टेबल के किसी दूसरे रिकॉर्ड के साथ जो है वो आपस में एक रिलेशनशिप बना रहा होता है, जिसकी वजह से जो हम ये डायग्राम बनाते हैं उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं कि दो रिकॉर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है। इसके बाद है एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी और अ रिलेशनशिप टाइप। अब ये एट्रीब्यूट जो होता है ना, ये एक एंटिटी की प्रॉपर्टी भी हो सकती है और एक रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एग्जांपल उसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप विल बी रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी एंड GPA। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से आप इनको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। एक होता है सिंपल एट्रीब्यूट, यानी कि जिसके अंदर एक ही चीज जो है वो आ रही होती है। और एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स का मजमूआ होता है।
Simple attributes are an attribute composed of single component with an independent existence, also known as atomic attribute. For example, city, salary and designation. सिटी आप देखें तो सिटी के अंदर कोई एक वैल्यू आएगी, जैसे सिटी के अंदर लाहौर आ सकता है, सिटी के अंदर लंदन आ सकता है, सिटी के अंदर न्यूयॉर्क आ सकता है। तो एक रिकॉर्ड के अंदर यानी कि एक स्टूडेंट का अगर एक सिटी लिखेंगे तो वो एक ही वैल्यू आएगी, अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी लिखेंगे तो वो एक ही वैल्यू आएगी, डेजिग्नेशन लिखेंगे तो एक ही डेजिग्नेशन उस एम्प्लॉय का आएगा। लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होता है जिसके अंदर वो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिलके जो एट्रीब्यूट बन रहा होता है उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लें, एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स ईच विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एड्रेस को अगर देखा जाए तो एड्रेस के अंदर हाउस नंबर होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, सिटी होता है, जिप कोड होता है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल के आपके ये कंपोजिट एट्रीब्यूट बनते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट को हम सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड या डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के अंदर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनके अंदर एक वैल्यू ही आती है। फॉर एग्जांपल जेंडर है तो जेंडर के अंदर एक ही वैल्यू आएगी, मेल आएगा या फीमेल आएगा। जीपीए है तो इसके अंदर भी एक वैल्यू ही आएगी, 2.7 आएगा या 3.5 आएगा या 3.7 आएगा, यानी कि कोई एक वैल्यू यहाँ पे आएगी एक रिकॉर्ड के सामने। डेट ऑफ बर्थ है तो एक स्टूडेंट की एक ही डेट ऑफ बर्थ होगी, तो डेट ऑफ बर्थ के कॉलम के अंदर भी हर एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं एक रिकॉर्ड के सामने। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो उसके ऑफिस का एक नंबर हो सकता है और उसका मोबाइल नंबर भी एक और कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो इस वजह से एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट दो कॉन्टैक्ट नंबर आ सकते हैं जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, यानी कि वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगा क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। इसी तरह हॉबी है तो हॉबी के अंदर फॉर एग्जांपल गार्डनिंग एक हॉबी है और उसी बंदे की एक और हॉबी भी हो सकती है, वाचिंग मूवीज एक हॉबी हो सकती है, या कलेक्टिंग स्टैम्प्स ये भी एक हॉबी हो सकती है। तो मल्टीपल हॉबीज बहरहाल एक बंदे की हो सकती हैं और वो एक रिकॉर्ड के सामने मल्टीपल चूंकि हॉबीज आएंगी तो इस वजह से ये हॉबी एट्रीब्यूट जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसी तरह एक एम्प्लॉई है उसको सी शार्प भी आती है, उसको जावा भी आती है, उसको पाइथन भी आती है, तो मल्टीपल स्किल्स हैं उसके पास। तो अगर जो स्किल एट्रीब्यूट है उसके अंदर ये मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं तो स्किल एट्रीब्यूट को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। इसी तरह डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली सेव नहीं होती है लेकिन उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है किसकी मदद से, उन वैल्यूज की मदद से जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल एज जो है ना ये एक एट्रीब्यूट है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये डेटाबेस के अंदर बेशक सेव ना हो, डेट ऑफ बर्थ डेटाबेस के अंदर सेव होगी तो हम उस डेट ऑफ बर्थ की मदद से एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज विल बी अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ गिवन एट्रीब्यूट होगा और वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा और जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है उसकी वो एज जो है ना वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन सकता है यूजिंग दी डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट। आगे आ जाती है जी कार्डिनैलिटी और डिग्री ऑफ अ रिलेशन। जो एंटिटी टाइप होती है ना वो रिलेशन बनता है, यानी कि वो टेबल बनता है डेटाबेस के अंदर। ये देखिए ये एक टेबल आपके सामने दिया हुआ है, इसके अंदर ये 4 कॉलम्स हैं। ये जो कॉलम्स होते हैं ना ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्चुअली एंटिटी टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं और जब रिलेशन बनता है तो रिलेशन के अंदर ये कॉलम्स बन जाते हैं। तो ये जो कॉलम्स है ना ये जितने कॉलम्स होंगे हम कहेंगे कि इस रिलेशन की ये डिग्री है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4 कॉलम है तो हम कहेंगे कि इस रिलेशनशिप की डिग्री 4 है। और दूसरी होती है कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। तो कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन इज नंबर ऑफ टपल्स इट कंटेन्स। टपल्स का मतलब ये होता है रिकॉर्ड्स, रोज। तो इसके अंदर ये देखिए 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है ये। तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इसके अंदर पड़े हुए हैं, 5 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 5 टपल्स पड़े हुए हैं, 5 एंटिटी अकरेंसेस हैं। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इस रिलेशन की कार्डिनैलिटी 5 है, ठीक है। तो डिग्री जो होता है वो कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है और जो कार्डिनैलिटी है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि इसके अंदर कितने टपल्स या कितने रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट आता है जी कि रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप अकरेंस। अब जिस तरह एंटिटी टाइप्स होती है और एंटिटी अकरेंस होती है इसी तरह रिलेशनशिप टाइप्स और रिलेशनशिप अकरेंसेस भी होती हैं।
A set of meaningful associations among entity types is known as relationship type. ठीक है, सेट ऑफ मीनिंगफुल एसोसिएशंस। अगर आपको इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट का सेट है, यानी कि ये एक ओवल सिंबल जो दिया हुआ है ये एक एंटिटी टाइप है, और इस एंटिटी टाइप के अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 101 और स्टूडेंट 105, ये दो इंस्टेंसेस हैं उस एंटिटी के। तो आप ये कह सकते हैं कि इस एंटिटी टाइप के अंदर ये स्टूडेंट जो एंटिटी टाइप थी इसके अंदर दो एंटिटीज हैं, एक S101 है और एक S105 है। ठीक है, एनरोल्ड इन, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है क्योंकि ये मीनिंगफुल एसोसिएशन है बिटवीन टू एंटिटीज। कौन सी एंटिटीज? स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटी। एनरोल्ड इन, दिस इज अ मीनिंगफुल एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटी। अब ये कैसे मीनिंगफुल एसोसिएशन बनती है कि स्टूडेंट 101 is enrolled in CS101, student 101 is enrolled in CS102, student 105 is enrolled in CS103। तो ये मीनिंगफुल एसोसिएशन जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। अब ये एनरोल्ड इन जो है ना, ये एक एसोसिएशन, ये एक रिलेशनशिप टाइप है। ये ओवल सिंबल जो है ना, ये रिलेशनशिप टाइप को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और इस रिलेशनशिप टाइप के अंदर तीन रिलेशंस पड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। इनको रिलेशनशिप अकरेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इस तरह डिग्री ऑफ रिलेशन आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन आर नाउन एज डिग्री ऑफ रिलेशन। इसी तरह डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी होती है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स इन अ रिलेशन, इन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप जो बन रहा है वो कितनी एंटिटीज को आपस में एसोसिएट करके बन रहा है, यानी कि मीनिंगफुल एसोसिएशन होती है ना रिलेशनशिप, तो कितनी एंटिटीज के दरमियान मीनिंगफुल एसोसिएशन है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो उसके जिस तरह यूनरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, क्वाटर्नरी होता है, तो ये रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे हम देख लेते हैं यूनरी रिलेशनशिप या रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है। अगर एक एंटिटी का अपने साथ ही कोई रिलेशनशिप है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप या यूनरी रिलेशनशिप। अब देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि एक स्टूडेंट है जो कि CR है, वो बाकी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्टूडेंट ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट्स का रिलेशनशिप जो होगा ये स्टूडेंट और स्टूडेंट के दरमियान ही होगा। इनमें जो जब एक स्टूडेंट है CR है, उसका रोल अलबत्ता डिफरेंट हो जाएगा, उसका रोल हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो उसके क्लासमेट्स हैं उनका रोल होगा रिप्रेजेंटीज, यानी कि उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम रिकर्सिव रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि एक एंटिटी का उसी एंटिटी के साथ रिलेशन है। इसको यूनरी रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशनशिप भी बोलते हैं, और रिकर्सिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान होता है। जहां पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप 2 होगी, उस रिलेशनशिप को हम बाइनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एंटिटी टाइप्स हैं, एक टीचर है और दूसरी कोर्स है। तो टीचर और कोर्स के दरमियान जो रिलेशन है वो टीच का रिलेशन है कि टीचर टीच द कोर्स। अब ये टीच का जो रिलेशनशिप है ना, ये दो एंटिटीज के दरमियान है, तो इस वजह से इस रिलेशनशिप की डिग्री 2 होगी, या बाइनरी रिलेशनशिप भी इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टर्नरी रिलेशनशिप। ये देखें कि स्टाफ जो है ना वो स्टूडेंट को रजिस्टर करता है कोर्स के अंदर। अब स्टाफ, स्टूडेंट और कोर्स, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप चूंकि 3 एंटिटीज के दरमियान है, तो इस रिलेशनशिप की डिग्री 3 होगी, और ऐसा रिलेशनशिप जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। द मोस्ट कॉमन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज बाइनरी। नॉर्मली जो रिलेशनशिप बनता है ना वो बाइनरी रिलेशनशिप ही बनता है, यानी कि उसकी डिग्री 2 होती है। तो दो यानी कि एंटिटी टाइप्स के दरमियान रिलेशनशिप नॉर्मली बनता है। बाइनरी रिलेशनशिप्स आर जनरली रेफर्ड टू एज बीइंग 1 to 1। तो वो उनमें से आगे फिर फर्दर वो कहता है 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, और many to many भी हो सकता है। We examine these 3 types of relationship using the following integrity constraints। कुछ जो है ना वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजेस अ डिपार्टमेंट। अब ये देखें, एक हेड जो है वो एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, और उस डिपार्टमेंट का वही एक हेड होगा।
तो इस वजह से हम ऐसे रिलेशनशिप को 1 to 1 रिलेशनशिप बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट हैज मैनी स्टूडेंट्स। अब देखिए एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और एक स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट का ही होता है, तो इस वजह से ऐसा रिलेशनशिप जो है वो 1 to many रिलेशनशिप कहलाएगा। एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकता है और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, तो इस वजह से ये स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा। आगे हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप को। द रिलेशनशिप इन विच वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज एसोसिएटेड विद ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसी तरह अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहें तो ये बनेगा if one instance of entity A is associated with one instance of entity B and one instance of entity B is associated with only one instance of entity A, then this relationship will be known as 1 to 1 relationship। ठीक है, जैसे ये देख लें कि टीचर क्लास का यानी कि ये टीचर एंटिटी टाइप है, उसका उसके अंदर एक जो है ना वो टपल है, एक रिकॉर्ड है T10। ये टीचर 10 जो है ना ये एसोसिएटेड है किसके साथ, ये डिपार्टमेंट 500 के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि ये टीचर इस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, यानी कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रोल होगा ना इस टीचर का। ये टीचर इस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है और इस डिपार्टमेंट का मैनेजर ये टीचर है। 1 to 1 रिलेशनशिप है, ना तो ये टीचर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है और ना ही एक डिपार्टमेंट के एक से ज्यादा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ये 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। सिमिलरली अगर देखा जाए 1 to many relationship को, a relationship in which one instance of entity A is associated with many instances of entity B and one instance of entity B is associated with only one instance of entity A। अब ये देखिए ये entity A समझ लें, डिपार्टमेंट को entity A समझ लें और स्टूडेंट को entity B समझ लें, तो ये रिलेशनशिप है उसके दरमियान में एज का रिलेशनशिप। अब ये देखिए D20 जो है ना डिपार्टमेंट 20, उसके अंदर दो स्टूडेंट्स हैं S1 और S2, ये दो स्टूडेंट उसके अंदर है और D30 के अंदर एक स्टूडेंट है। लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए ऐसे देखा जाए तो स्टूडेंट 1 जो है वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, ये नहीं है कि वो दो डिपार्टमेंट्स में बिलोंग कर रहा हो, नहीं, वो सिर्फ D20 के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। इस तरह S2 जो है ये भी डिपार्टमेंट 20 के अंदर ही है, यानी कि ये एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को बिलोंग नहीं कर रहे। तो ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें एक एंटिटी जो है वो मल्टीपल एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कि एक एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस जो है वो दूसरी एंटिटी टाइप के मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएटेड हो और उस एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस पहली एंटिटी टाइप के किसी एक इंस्टेंस के साथ ही एसोसिएटेड हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम 1 to many रिलेशनशिप बोलते हैं। सिमिलरली अगला रिलेशनशिप होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकता है, जबकि एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट 1 जो है ये कोर्स 101 और कोर्स 202 इन दोनों के अंदर एनरोल है। इसी तरह अगर कोर्स 202 को देखें तो उसमें स्टूडेंट 1 भी एनरोल है और स्टूडेंट 2 भी एनरोल है, यानी कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट मल्टीपल कोर्सेज और एक कोर्स के अगेंस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं। मल्टीप्लिसिटी, कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है? जब हम कहते हैं ना कि ये आपस में रिलेशनशिप है, तो फिर हमें ये बताना होता है कि ये कम से कम कितने इंस्टेंसेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने इंस्टेंसेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसको हम आगे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिलहाल डेफिनेशन को देख ले। द नंबर और रेंज ऑफ पॉसिबल occurrences ऑफ एन एंटिटी टाइप दैट मे रिलेट टू अ सिंगल occurrence ऑफ एन एसोसिएटेड एंटिटी टाइप, यानी कि कितनी रेंज यानी कि कितने जो एंटिटी occurrences हैं वो किसी दूसरी एंटिटी टाइप के एक एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये हम मल्टीप्लिसिटी के अंदर जो है वो देखेंगे। और कार्डिनलिटी होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप occurrences और पार्टिसिपेशन क्या होता है द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप occurrences। इसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये मल्टीप्लिसिटी इस तरह से दी जाती है। बाय द वे ये मल्टीप्लिसिटी दी हुई है 1 to 1, यानी कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा भी एक। ये क्या हुआ है 0 एंड मैक्सिमम 1, कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा एक। ये जो है ना ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप जो है ये ऑप्शनल रिलेशनशिप इस तरफ से, यानी कि वो कह रहा है कि ए स्टाफ मैनेजेस अ ब्रांच, यानी कि एक स्टाफ मेंबर जो है वो एक ब्रांच को मैनेज करता है और एक ब्रांच का एक ही मैनेजर होता है।
ठीक है, एक स्टाफ मेंबर ब्रांच को मैनेज करता है और उस ब्रांच का कोई एक ही मैनेजर होता है, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 रिलेशनशिप को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये मल्टीप्लिसिटी दी गई है, यानी कि एक ब्रांच का कम से कम एक मैनेजर जरूर होगा और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही मैनेजर होगा। लेकिन जो स्टाफ है ना, जरूरी नहीं कि हर एक स्टाफ जो है वो किसी ब्रांच को मैनेज कर रहा हो, क्योंकि ब्रांच के अंदर मैनेजर तो एक ही होता है, बाकी तो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, बाकी तो काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो मैनेज होने वाले लोग होते हैं, सारे मैनेजर नहीं होते। तो इस वजह से जब ब्रांच की तरफ से देखा जाएगा तो कम से कम एक स्टाफ मेंबर उस ब्रांच को मैनेज करेगा और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही स्टाफ मेंबर उस ब्रांच को मैनेज करेगा। लेकिन अगर स्टाफ की तरफ से देखा जाए तो एक स्टाफ मेंबर जो है वो हो सकता है कि कोई भी ब्रांच मैनेज ना कर रहा हो, यानी कि एक ब्रांच के अंदर अगर 5 स्टाफ मेंबर्स हैं तो एक तो मैनेजर होगा, 4 ऐसे होंगे जो कोई भी ब्रांच मैनेज नहीं कर रहे, और कोई भी ब्रांच मैनेज नहीं कर रहे, या ज्यादा से ज्यादा अगर कोई स्टाफ ब्रांच को मैनेज कर रहे हैं तो एक ही ब्रांच को मैनेज कर रहा होगा, यानी कि 5 में से 4 जो है वो किसी ब्रांच को मैनेज नहीं कर रहे, तो ये जीरो का रिलेशनशिप उसके साथ बनेगा, यानी कि ये पार्टिसिपेशन होगी कि ये स्टाफ मेंबर जो है ना वो कोई ब्रांच मैनेज नहीं कर रहे, 4 जो है, और एक मैनेज कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक ही ब्रांच को मैनेज कर सकता है। तो इस वजह से ये अगर देखा जाए तो ये 1 और .1, ये पहला 1 जो है ना ये पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इतने होंगे जो एसोसिएट होंगे इस एंटिटी के साथ, और ये 1 जो है ना ये उसकी कार्डिनलिटी है, ये 1 पार्टिसिपेशन है, ये 1 कार्डिनलिटी है। ये 1 कार्डिनलिटी बता रही है कि मैक्सिमम कितने लोग जो है ना वो उस ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं। तो मिनिमम एक ब्रांच मैनेजर तो जरूर होगा और मैक्सिमम भी एक ही होगा। तो 1, इसको सिंपल 1 भी लिख सकते थे, लेकिन ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 इस तरह से भी आप मल्टीप्लिसिटी दे सकते हैं। ये मल्टीप्लिसिटी के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है पार्टिसिपेशन, एक होती है आपकी कार्डिनलिटी। मिनिमम जो उसकी है ना नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस एसोसिएटेड विद द अदर एंटिटी, ये मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस जो होते हैं इसको हम पार्टिसिपेशन बोलते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज जो होती है उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो अगर स्टाफ की तरफ से ब्रांच को देखा जाए तो मिनिमम कोई स्टाफ मेंबर जो है ना वो हो सकता है किसी भी ब्रांच को मैनेज ना कर रहे हो, और हो सकता है कि कोई स्टाफ मेंबर किसी एक ब्रांच को मैनेज कर रहा हो। तो ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ब्रांचेस आर मैनेज्ड, तो ये ऑल ब्रांचेस आर मैनेज्ड यानी कि ये मिनिमम जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो दी गई है कि कम से कम ब्रांच का एक ना एक तो मैनेजर जरूर होगा, इस वजह से उसने लिखा है ऑल ब्रांचेस आर मैनेज्ड। तो यहाँ पे अगर इसकी तरफ देखा जाए तो नॉट ऑल स्टाफ मैनेजेस द ब्रांचेस, नॉट ऑल स्टाफ मैनेज ब्रांचेस, कि सारे के सारे स्टाफ जो है वो मैनेज नहीं कर रहे ब्रांचेस को, कुछ स्टाफ मेंबर ऐसे होंगे जो कोई ब्रांच मैनेज नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये जीरो होगा कम से कम, और मैक्सिमम अगर कोई स्टाफ मैनेज कर रहा है तो मैक्सिमम एक ही ब्रांच को मैनेज करेगा। ठीक है जी, ये मैक्सिमम वाला पार्ट जो है वो कार्डिनलिटी उसको देखती है, और मिनिमम वाला पार्ट जो होता है उसको पार्टिसिपेशन जो है वो उसके जरिए टैकल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी टाइप्स। एंटिटी टाइप्स जो ना वो जो आपने पढ़ी है कि ये टेबल्स बन जाते हैं जो कंसेप्चुअली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एंटिटीज होंगी, वो जो एंटिटीज होती है वो एंटिटी टाइप्स के अंदर आती हैं। तो एन एंटिटी टाइप इज रेफर्ड टू एज बीइंग स्ट्रॉन्ग इफ द एग्जिस्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी टाइप, ईच अकरेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि जितने भी इंस्टेंसेस है ना ये सारे के सारे एक यूनिक आइडेंटिफायर के जरिए इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये देखिए एक इंस्टेंस है तो इसके लिए एक आइडेंटिफायर है, ये अगला इंस्टेंस है उसके लिए एक और यूनिक आइडेंटिफायर है। इस तरह जितने भी इंस्टेंसेस होंगे इनके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर मौजूद होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि एंटिटी टाइप जो होती है ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, उसके अंदर प्राइमरी की जरूर मौजूद होती है जो उसको हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और दूसरी बात यह है कि ये अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, किसी और एंटिटी टाइप की जरूरत नहीं है। डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक टेबल भी हो तो भी वो अपना जो है ना वो सारे का सारा डाटा स्टोर कर सकता है। स्टूडेंट 1 का डाटा ये, 2 का ये, 3 का ये, और वो मीनिंगफुल स्टोरेज होगी, आप उस स्टोरेज से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। उस डाटा के ऊपर अगर कोई प्रोसेसिंग करना चाहें तो वो प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट है, कोर्स है, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं।
इसके बरक्स वीक एंटिटीज वो होती हैं जिनकी जो ज़ाते खुद जो है वो कुछ नहीं होती हैं जब तक आप उसको किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रेफर ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये रिजल्ट है कोर्स 1 के अंदर सेशनल्स 20 आए हैं, मिड टर्म जो है वो 18 आए हैं, फाइनल टर्म जो है 45 आए हैं। इसी तरह कोर्स 1 के अंदर सेशनल 17 आए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है क्योंकि कोर्स आईडी जो है 1 और 1 ये 2 मरतबा रिपीट हो गई है। और ये अगर सिर्फ और सिर्फ ये टेबल दिया जाएगा तो ये कोई भी मीनिंगफुल जो है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये नहीं बताएगा कि ये क्या है, किसका रिजल्ट है, यानी कि सिंपल रिजल्ट दिया गया किसका रिजल्ट है। तो अगर ये पता ही नहीं है किसका रिजल्ट है तो ये तो कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से ये वीक एंटिटी है और वीक एंटिटी टाइप को स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की प्राइमरी की के साथ ही रेफर करते हैं। यानी कि जब आप ये बता देंगे ये स्टूडेंट 1 का रिजल्ट है, ये स्टूडेंट 2 का रिजल्ट है, ये स्टूडेंट 3 का रिजल्ट है, तो फिर जो है ना ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के काबिल होगा। अदरवाइज ये अलोन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये रिजल्ट अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी एंटिटी टाइप्स जो बताते खुद जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सकती हूँ, ऐसी एंटिटी टाइप्स को वीक एंटिटीज बोलते हैं। और वो एंटिटी टाइप्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हूँ, जिनकी अपनी प्राइमरी की होती है, ऐसी जो एंटिटी टाइप्स है उनको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप बोलते हैं। जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कनेक्शन ट्रैप बोलते हैं। तो ये कनेक्शन ट्रैप जो है ना ये नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक फैन ट्रैप्स होते हैं और दूसरा कॉजम ट्रैप्स बोलते हैं। फैन ट्रैप्स क्या चीज होती है? Where a model represents a relationship between entity types, but the pathway between certain entity occurrence is ambiguous। अब ये देखें कि उन्होंने कहा कि ये रिलेशनशिप है स्टाफ का और डिवीजन का। डिवीजन के अंदर डिफरेंट स्टाफ मेंबर होते हैं और डिवीजन जो है ना वो डिफरेंट ब्रांचेस को ऑपरेट करती है। एक डिवीजन है वो डिफरेंट ब्रांचेस को ऑपरेट करती है और उसके अंदर डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स होते हैं। ये रिलेशनशिप तो चले बन गया, ये रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे सिमेंटिक नेट के थ्रू, ये जो डायग्राम है ना इसको बोलते हैं सिमेंटिक नेट, जिसके अंदर ओवल की सूरत में शेप होती है, यानी ओवल शेप की सूरत में एंटिटी टाइप्स दी हुई हैं और इसके अंदर ये एंटिटी इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि ये एंटिटी अकरेंसेस हैं। तो बहरहाल इसको सिमेंटिक नेट बोलते हैं। ये जो डायग्राम दी गई है ऐसी डायग्राम को सिमेंटिक नेट बोलते हैं। सिमेंटिक नेट के अंदर अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो कह रहा है ना कि एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स होंगे और एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस जो है ना वो ऑपरेट होंगी। तो अगर देखा जाए तो ये स्टाफ जो है ना ये एसजी स्टाफ मेंबर जो है SG37 ये डिवीजन 1 में काम करता है। इसी तरह SA9 ये स्टाफ मेंबर भी डिवीजन 1 में काम करता है। अब डिवीजन 1 जो है ना उसको वो इन ब्रांचेस को ऑपरेट करती है, 003 और ब्रांच 007 को। अब अगर ये देखना हो कि एट विच ब्रांच द स्टाफ नंबर SG37 वर्क, अब ये देखिए SG37 किस ब्रांच में काम करता है ये हम देखना चाहते हैं। ये जो रिलेशनशिप का है उसको सिमेंटिक नेट्स की सूरत में हमने ये बना लिया है। अब यहाँ से हम देखना चाहते हैं SG37 किस ब्रांच के अंदर काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पे आया, अब ये डिवीजन पे आ गया और डिवीजन आगे ऑपरेट कर रही है डिफरेंट ब्रांचेस को। तो डिवीजन तो ब्रांच 3 और ब्रांच 7 को ऑपरेट कर रही है। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि SG37 ब्रांच 3 के अंदर काम कर रहा है या ब्रांच 7 के अंदर काम कर रहा है। तो ये एम्बिगुअस है क्योंकि ये एंटिटी अकरेंस जो है ना ये एम्बिगुअस हो गई है। तो इस एम्बिग्विटी की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। ये हम ये आंसर नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर नहीं कर सकते कि ये स्टाफ मेंबर कौन सी ब्रांच के अंदर काम करता है। यानी कि ये जो रिलेशनशिप हमने बनाया ये हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को उस तरह से बयान नहीं कर पाया जिस तरह से हम सारे के सारे जो इंस्टेंसेस हैं उनको ट्रैक कर सके कि कौन सी ब्रांच के अंदर कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं और कौन कौन से स्टाफ मेंबर जो है उनकी कौन कौन सी डिवीजन है और कौन सी ब्रांच किस डिवीजन के अंदर है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो हम इसको रिकंस्ट्रक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि डिवीजन के अंदर ब्रांचेस होती हैं और ब्रांच के अंदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा स्टाफ मेंबर किस ब्रांच में काम करता है और कौन सी ब्रांच जो है किस डिवीजन के अंदर है। तो अगर आप देखना चाहें कि कौन सा स्टाफ मेंबर किस डिवीजन के अंदर है तो आप उस स्टाफ मेंबर की ब्रांच देखें और उस ब्रांच की डिवीजन देखें, तो सारी इंफॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे ट्रैक हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ बनाने का जो रिलेशनशिप बनाने का है ना
वो मसला था कि हमने वो ठीक नहीं बनाया था, जिसकी वजह से फैन ट्रैप्स जो है ना उसका हम शिकार हो गए। तो नेक्स्ट आता है chasm ट्रैप। chasm ट्रैप ये होता है कि where a model suggests the existence of relationship between entity types but the pathway doesn't exist between certain entity occurrences। जैसे ये है कि ब्रांच जो है ना उसके अंदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं और स्टाफ जो है ना वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट को ओवरसी करता है, यानी कि एक ब्रांच है, ब्रांच के अंदर स्टाफ मेंबर्स है और स्टाफ मेंबर्स में से ये देखिए ना वो कह रहे हैं कि जीरो और मल्टीपल ज्यादा, यानी कि एक स्टाफ मेंबर जो है वो हो सकता है कि किसी भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी रेंट इसको कोई भी स्टाफ मेंबर ना देख रहा हो, ठीक है, प्रॉपर्टी रेंट को कोई भी स्टाफ मेंबर ना देख रहा हो, अगर देख रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टाफ मेंबर देख रहा होगा। इसका स्टाफ मेंबर को देखा जाए तो हो सकता है कि एक स्टाफ मेंबर जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट को ना देख रहा हो, और हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी फॉर रेंट्स को वो स्टाफ मेंबर डील कर रहा हो। तो ये रिलेशनशिप है। अब जब क्योंकि ये ऑप्शनल हो गया ना, यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन जीरो है तो ये ऑप्शनल हो गया है, तो ये हो सकता है कि ब्रांच से स्टाफ का तो रिलेशन हो, ये देखें ये जिस तरह ब्रांच 7 के अंदर स्टाफ A09 है, लेकिन एक प्रॉपर्टी चूंकि वो कह रहे थे ना कि एक प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो कोई भी स्टाफ मेंबर उसको ना देख रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी है PA14, इसको कोई स्टाफ मेंबर नहीं देख रहा, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसी ब्रांच के अंदर तो होनी चाहिए ना, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किस ब्रांच के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपने इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट को चेक करना है या इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर अप्लाई करना है या ये गेट करनी है या इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ज़ाहिर है ये प्रॉपर्टी किसी ब्रांच के अंदर अवेलेबल है ना, तो ये हमें पता नहीं चल सकता है PA14 जो है वो किस ब्रांच के अंदर है। ये PG36 ये प्रॉपर्टी जो है ये तो हमें पता चल रहा है कि ये स्टाफ मेंबर इसको देख रहे हो, तो ये स्टाफ मेंबर चूंकि इस ब्रांच का है तो ये प्रॉपर्टी PG36 जो है वो ब्रांच 3 के अंदर अवेलेबल है। लेकिन PA14 जो है ना ये चूंकि इसको कोई स्टाफ मेंबर नहीं देख रहा, तो इस वजह से ये हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा कि ये प्रॉपर्टी किस ब्रांच के अंदर अवेलेबल है। तो ऐसे ट्रैप्स जो होते हैं उनको chasm ट्रैप बोलते हैं। तो उसके लिए अगर हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो दोबारा कंस्ट्रक्ट करने से हम इस तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं कि ब्रांच के अंदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर जो है प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज को ओवरसी करते हैं, और ये देखें कि हमने प्रॉपर्टी और ब्रांच के दरमियान एक और रिलेशनशिप भी बना लिया कि ए ब्रांच ऑफर्स वन और मल्टीपल प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ठीक है, ये एक और रिलेशनशिप भी बना ली। एक रिलेशनशिप तो हमारा ब्रांच और स्टाफ के थ्रू प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ बन रहा है, और दूसरा रिलेशनशिप हम डायरेक्टली बना रहे हैं ब्रांच और प्रॉपर्टी फॉर रेंट का, ताकि वो जो प्रॉब्लम आई थी कि ये नहीं पता चल रहा था कि ये प्रॉपर्टी किस ब्रांच के अंदर अवेलेबल है, अब वो प्रॉब्लम इस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो ER डायग्राम बनाते हुए जो आपने समझना है उसको अगर आपने सही समझ लिया और सही उसको आपने डायग्राम की सूरत में ले आए, तो आगे चल के डेटाबेस आपको तंग नहीं करेगा, किसी किस्म की प्रॉब्लम वहां पे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे कि जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, स्पेशलाइजेशन, कंपोजिट रिलेशनशिप, एग्रीगेशन, ये रिलेशनशिप हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं।